नमस्कार दोस्तों। आज बात दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, जो वेनेजुएला से आई है, जहां अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये घटना सिर्फ एक देश की राजनीति की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को हिला देने वाली है। तो आज हम इसी मसले को समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर वेनेजुएला में क्या हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी कितनी गहरी है कि किसी देश में घुसकर कोई दूसरा देश, जिसके पास अकूत पैसा, ताकत, मिलिट्री पावर, राजनीतिक पावर सब कुछ है, वो वहां दूसरे देश में घुसकर हमला करके उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह, अज्ञात जगह ले जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, क्या पूरी जियोपॉलिटिक्स है, इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है, इसको आज समझेंगे। पहले आज की घटना बता दूं संक्षेप में। हालांकि आप सबने देख लिया होगा, जान गए होंगे कि आज जो है, यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ के स्थानीय समय के अनुसार रात में करीब 2 बजे के आसपास बहुत जबरदस्त हमला होता है वेनेजुएला में। अमेरिकी सेना हमला करती है। और फिर राजधानी जो काराकस है, उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे धमाके होते हैं, लड़ाकू विमानों की आवाजें आती हैं। और उसके बाद किस तरीके से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके अमेरिकी सेना कहीं ले जाती है, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये खुलासा हुआ है कि अमेरिका में उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि जो मादुरो हैं, वो उन्होंने वेनेजुएला को नार्को स्टेट बना दिया है, ड्रग्स तस्करी को इन्होंने बढ़ावा दिया है, और इससे अमेरिका के हित प्रभावित हो रहे हैं। वेनेजुएला की सरकार ने कहा है कि अमेरिका ने जो ये हमले किए हैं, इसमें आवासीय इलाके, यानी कि जहाँ पर आम जन मानस रहता है, उनको निशाना बनाया गया है। और अब वेनेजुएला में जो एंट्रीम गवर्नमेंट है, उन्होंने सैनिक बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में तैनात कर दिए हैं। एक तरीके से वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो ये जो घटना है, ये सिर्फ आप मत समझिए कि ये कोई साधारण है, एक ऐसे स्टेट को, एक ऐसे देश जहाँ करप्शन है, जहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर तमाम तरीके के आरोप हैं, उसे बंधक बना लिया गया। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति को बंधक बनाया गया गया है। उस देश पे हमला करके उस देश के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को बंधक बना करके कहीं ले जाया गया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ठीक है, एक देश बहुत ताकतवर है, दूसरा देश बहुत कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमला करके उस देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाएं। ये बहुत पूरी जो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में जो इसको इसके असर पड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है वेनेजुएला की, इसको संक्षेप में समझ लेते हैं कि क्या हुआ है, कैसे अमेरिका के करीबी एक देश था वेनेजुएला ये। कभी अमेरिका का बहुत करीबी हुआ करता था, और आज ये स्थिति आ गई है। तो बात 1999 की है। ह्यूगो चावेज, बहुत महत्वपूर्ण नेता है ये, ह्यूगो चावेज। ये सत्ता में आए 1999 में, और बोलोवेरियन क्रांति वहां शुरू की उन्होंने। तो इस क्रांति में उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया तमाम चीजों का। खास तौर पर तेल उद्योग उनके निशाने पे था, और तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण उन्होंने चावेज ने करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, अमेरिका नाराज हो गया, क्योंकि अमेरिका के हित वहां पर जो तेल उद्योग है, उस पर बहुत ज्यादा है। तेल, मैं बता दूं कि वहां पर जो वेनेजुएला है, दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल का भंडार वेनेजुएला में है। तो अमेरिकी जो सत्ता में लोग थे, वो नाराज हो गए। 2013, 99 से 2013 तक चावेज सत्ता में रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने वहां के। तो जो ये आप 14 साल का चावेज का था, शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके पहले की जो सरकारें थी वो अमेरिका के परस्त थी, अमेरिका से फ्रेंडली रिलेशंस थे, बहुत अच्छी बातें उनके बीच में थी और अच्छा एक कोऑर्डिनेशन था। ह्यूगो चावेज जब 1999 में आए तो अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए। 2013 में उनकी मृत्यु हो गई तो निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। निकोलस मादुरो भी अ, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं कर पाए। और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि ये डिक्टेटर हैं, चुनाव में धांधली के आरोप हैं इन्होंने। इनके ऊपर है कि मीडिया पर बहुत प्रतिबंध लगाए इन्होंने, लोकतंत्र को बहुत कमजोर किया। तो इस तरीके के मादुरो के ऊपर आरोप लगे। लेकिन मादुरो लगातार सत्ता में बने रहे। 2019 में एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे, जुआन गुआइडो, तो उनको अमेरिका और यूरोप ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। यानी कि एक देश में एक तरीके से दो राष्ट्रपति हो गए। लेकिन उसकी कोई वहां पर वेनेजुएला में कोई मान्यता नहीं होती है, क्योंकि कानूनी तौर पर एक राष्ट्रपति, एक देश में एक राष्ट्रपति हो सकता है। और वो धांधली ही सही, चुन के आए हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे। तो इस तरीके से अमेरिका के कभी करीब रहा वेनेजुएला, धीरे धीरे इतना दूर हो गया कि आज ये स्थिति आ गई कि वहां के राष्ट्रपति को ही अमेरिका उठा ले गया। अब आर्थिक अगर संकट की बात की जाए तो उसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से वहाँ वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है, खास तौर पर जब ये राष्ट्रपति बने मादुरो, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ढह गई कह सकते हैं, बहुत खस्ता हाल हो गई। हालांकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन उन तेल भंडारों से तेल निकालने के लिए जो तकनीक चाहिए, जो रिफाइनरीज चाहिए, जो वो क्षमता तकनीकी चाहिए, पैसा चाहिए, वो वेनेजुएला के पास नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब किसी देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, भ्रष्टाचार और ज्यादा रसातल में ले जाती है। तो वेनेजुएला में यही हुआ, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। 2017 से 2020 के बीच हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, यानी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कि लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में पहुंच गया देश। और बहुत सारे लोग तो देश छोड़कर भाग गए, दूसरे देशों में चले गए, पलायन कर गए। तो अभी तक वो संकट बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वेनेजुएला ने बहुत सुधार कर लिया है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन अभी भी वेनेजुएला में बहुत संकट है। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, ये सारी चीजें वेनेजुएला में हैं। बहुत आर्थिक तौर पे बहुत टूट चुका है वो देश। अब समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल समीकरण क्या बन रहे हैं, किस तरीके से वेनेजुएला जो है एक तरीके से कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार हुआ। उसको जरा समझते हैं कि कभी जो अमेरिका का बहुत नजदीकी हुआ करता था, वो कैसे धीरे 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 अमेरिका के प्रभाव से दूर हो गया और चीन के करीब पहुंच गया, रूस के करीब पहुंच गया, ईरान के करीब पहुंच गया। दरअसल चीन अब पैसा चाहिए वेनेजुएला को। चूंकि वहां पर जब तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो अमेरिका उसके खिलाफ हो गया। अमेरिका बहुत इस बात को समझता था कि यहाँ तेल भंडार है, हमारा प्रभाव है, हमारा पड़ोसी देश है, तो एक ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। लेकिन जब वहां से मनमुटाव हुआ, वहां से संबंध अच्छे नहीं रहे, तो भारी संकट में आ गया वेनेजुएला आर्थिक तौर पर। अब चीन का रोल यहाँ शुरू होता है। चीन ने बहुत ऋण दिए वहां पर वेनेजुएला को कि ठीक है आप पैसा लीजिए, लेकिन इसके बदले में आप जो है हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डिजिटल तमाम चीज़ें, अब आप सोचिए तकनीक का जमाना है, तो वहाँ पर चीन ने कदम रखे कि वहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन ने अपने हाथ में लिया और उसके बदले में एक तरीके से ये निवेश किया वहाँ पर।
और ये ऋण ही है एक तरीके से, भारी ऋण दिए। और इसका प्रभाव, जब आप कहीं ऋण देते हैं तो आप अपनी तरह की पॉलिसीज बनवाते हैं उस देश से, और फिर वो देश धीरे धीरे आपके चंगुल में आ जाता है। और चीन का तो ये रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां भी, जैसे श्रीलंका बर्बाद हुआ, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं वेनेजुएला में दखलंदाजी चीन की बढ़ी, और धीरे धीरे पॉलिसीज चीन के अकॉर्डिंग बनती गई। और अमेरिका इस बात से और नाराज रहा कि चीन का प्रभाव वहां पर बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का प्रभाव वहां कम होता जा रहा है। तो रणनीतिक तौर पर ये अमेरिका के को खटक रहा था। दूसरा, रूस और ईरान वहां क्या कर रहे थे? रूस हथियार दे रहा था, और ईरान वहां पर तकनीक, रिफाइनरीज वगैरह के लिए दे रहा था। तो ये महादुरों के लिए तो अच्छा था कि उनको हथियार भी मिल रहे थे, उनको रिफाइनरी, जिससे कि वो तेल को रिफाइन कर सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकें। ये दोनों चीजें हो रही थी। चीन वहां पर पैसा दे रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। अमेरिका की चिंता इसी से बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका न तो चीन को बर्दाश्त कर सकता है, न रूस को, न ईरान को, और उसके पड़ोसी मुल्क में इस तरीके का प्रभाव पड़े तो उसको अमेरिका बर्दाश्त करता ही नहीं कर सकता। तो अमेरिका की नज़र में ये देश खटक रहे थे, और वेनेजुएला को से बातचीत एक तरीके से बंद हो चुकी थी। वेनेजुएला को टेररिस्ट स्टेट अमेरिका कहता था। तो बहुत सारे ये सब मामले मिल करके वेनेजुएला बर्बाद हो गया। वेनेजुएला के जो का जो आज हश्र है, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ये सब वेनेजुएला को देखना पड़ा। अब लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल है कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो और कितना भी छोटा मुल्क हो, वेनेजुएला तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन कोई अगर छोटे से मुल्क पे कब्जा करना चाहे और ताकत है, कर सकता है कब्जा। जब ताकत से कब्जा करना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को नहीं मानना है, तो कहीं भी कोई भी कर सकता है। और ये यही कारण है कि आज ये जो वेनेजुएला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तमाम देशों ने निंदा की, और तमाम देश तो ये अब इस उस पे हैं कि शायद कहीं वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति तो ना बन जाए, कोई वर्ल्ड वॉर 3 तो ना होने लगे। क्योंकि आप देखिए, हर जगह पर लड़ाइयाँ चल रही। रूस यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है लगातार। इधर चाइना और ताइवान, जापान आपस में भिड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ईरान में संकट है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान, इजराइल, ये आपस में तमाम, फिलिस्तीन का मामला चल ही रहा है अभी। अ, तो आप देखिए कि यमन को लेकर के जो एक सऊदी अरेबिया, यूएई के बीच में जो टकराव हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि टकराव हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो अलग एक फ्रंट खुल सकता है तमाम पूरे देश में। इधर देखिए आप बांग्लादेश, आप देखिए पाकिस्तान, ये किस तरीके से टकराव के मूड में है। तमाम देश में, पूरे दुनिया में, तमाम देशों के बीच में इस तरीके की छोटी छोटी चीजें चल रही हैं। कंबोडिया को मत भूलिए, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अभी भी चल रहा है, शांति वार्ता होने के बावजूद। अब अगर कोई देश, आप सोचिए कि अमेरिका जो दुहाई दे रहा था, जो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हम तमाम जगहों पर हमने 21-22 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन ये पॉलिसी जो कि भाई शांति से बात बन नहीं रही है। अमेरिका खुद युद्ध में कूदा हुआ है, और वो दावा ये कर रहा है कि हम रुकवा रहे हैं। तो क्या अब वो स्थिति आ गई है कि भाई मेरे पास लाठी है, तो मैं लाठी मार के युद्ध रुकवाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि कहीं मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, उस देश को मैं बर्बाद करूंगा लाठी के जोर पर। उस देश को मैं ठीक करूंगा अपने हिसाब से। तो क्या ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से किसी एक देश में घुसकर उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लाना, ये बहुत ही एक तरीके से ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी इजाजत है, ना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में इसकी इजाजत है कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें। बावजूद इसके, आप देखिए, कोई यूनाइटेड नेशंस हो या कोई दूसरा देश हो अमेरिका का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता है, जैसे कहा जाता है, कहावत है, मुहावरा है। तो आप इतनी
ताकत, मतलब जिसको आप एक तरफ आप कहते हैं मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, दुनिया भर को आप सिखाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है, यहाँ पर आप नस्लीय हिंसा कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस तरीके की बात, जातीय हिंसा कर रहे हैं, वो सब बेकार है, वो सब बेमानी है। असल में दुनिया चलती तो जोर से ही है। जिसके पास ताकत है, पैसे के तक की ताकत, हथियारों की ताकत, वही पूरी दुनिया पर राज करता है। अमेरिका ने आज की वेनेजुएला की इस घटना से ये साबित कर दिया है कि रोक सको तो रोक लो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जहां चाहूंगा वहां हमला करूंगा। वो चाहे यमन हो, वो चाहे इराक को बर्बाद करना हो, वो चाहे तमाम और देशों पे, अफगानिस्तान पर किस तरीके से हमला किया था। लेकिन इससे आखिर जो पूरी दुनिया है उसका भला होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब दुनिया ऐसे संकट को आने वाले समय में देख रही है कि ये अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो जो देश एक दूसरे के प्रति नफरत भरे हुए अंदर, वो सब अभी हथियारों से निकलेगी। और इसी मुहाने पे पूरी दुनिया खड़ी है। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या अमेरिका की ये जो कार्रवाई है ये ठीक है आपके नज़र में, या फिर ये गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।